Very good evening, students. Today in this video lecture we will discuss regarding Rasakriya, that is Avleh. ठीक है. So first we will see the definition of Rasakriya or Avleh. So there is one shlok from Sharadar Samhita Madhyam Khand 8th chapter. So what is that shlok? Here क्वाथादि नाम पुनः पाकात घनत्वस्य रसक्रियाः सो अवलेहश्च लेहश्यात तन्मात्रः पलोन्मितः. सो ये श्लोक है. इसका मीनिंग क्या है इस श्लोक का? तो क्वाथादि नाम मतलब क्या है कि किसी भी क्वाथ आदि को, तो क्वाथ आदि का मतलब क्या है कि कोई भी आप क्वाथ हो गया या कोई भी स्वरस या हिमकल्पना, ठीक है. तो इसलिए क्वाथ आदि वर्ड यूज किया कि आप क्वाथ भी ले सकते हो, स्वरस भी ले सकते हो और हिमकल्पना भी आप ले सकते हो. तो इन सभी में से कोई भी लेकर उसको क्या करना है, पुनः पाकात, अग्नि पर उसको पुनः गर्म करना है, पुनः अग्नि पर उसे पकाना है आपको. तो कब तक पकाना है पुनः पाकात? जब तक कि वो कैसा हो जाए, पुनः पाक ऑन अग्नि. तो अग्नि पर उसे पुनः पकाना है. कब तक पकाना है? जब तो वो कैसा हो जाए, घना और गाढ़ा, घना हो जाए, गाढ़ा हो जाए, या ये कह सकते हैं सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी. आपने सुना होगा सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी. क्लियर? तो किसी भी क्वाथ स्वरस आदि को अग्नि पर पुनः पकाकर जब उसे गाढ़ा कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रसक्रिया. ठीक है. सो अवलेहश्च लेहश्यात मीन्स अवलेह और लेह ये दोनों क्या है, रसक्रिया के ही पर्याय है. और इसकी जो मात्रा है तन मात्रा श्यात पलोन्मिता मीन्स इसकी जो मात्रा है वो एक पल होती है. ठीक है. तो अब यहाँ पर जो रसक्रिया और अवलेह दोनों एक दूसरे के नाम हो गए. लेह भी इसे ही कहते हैं, अवलेह भी इसे ही कहते हैं. लेकिन यहाँ पर साथ में एक दो टर्मिनोलॉजी और है जो आपको इसके साथ ही स्टडी करना है, जो आपके सिलेबस पॉइंट में है. और वो दोनों जो टर्मिनोलॉजी है वो रसक्रिया और अवलेह से ही क्या है, मिलती जुलती है. इसलिए मैं उन दोनों का भी यहीं पे आपको बता रही हूँ. तो उनमें है फाणित और घन और आपका प्रास. ये तीन टर्मिनोलॉजी और रसक्रिया और अवलेह के साथ में. तो इसका मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे रसक्रिया हो गया और अवलेह. क्लियर? तो रसक्रिया और जो अवलेह है इसी को ही क्या हो गया, लेह और अवलेह. लेह भी इसी को ही कहा है. और जो आपके सिलेबस में जो पॉइंट है दैट इज प्रास, एक पॉइंट है. तो प्रास मतलब भी क्या होता है, अवलेह ही होता है. तो मीन्स यहाँ पर लेह और जो प्रास, रसक्रिया, अवलेह ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है. लेह और अवलेह किसके लिए यूज हुआ है कि कोई भी ऐसी कल्पना जिसे चाट कर खाया जाता है उसके लिए लेह और अवलेह वर्ड यूज हुआ है. और प्राश या प्राशन भी एक ही बात है, जो प्राशन क्रिया के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है. तो प्राशन का मतलब भी क्या होता है, चाटने योग्य. तो ये चारों क्या है, एक ही शब्द है. तो ये जो और जो दो है आपका फाणित और घन है, तो ये भी मैं यही बता रही हूँ आपको कि अभी क्या बताया मैंने कि किसी भी क्वाथ स्वरस या हिम आदि कल्पना को अग्नि पर पकाकर गाढ़ा कर लेना है. ठीक है. तो यहाँ पर जब हम किसी भी चीज को गाढ़ा करेंगे तो गाढ़ा करते वक्त उसकी दो स्टेज होती है. एक तो उसकी अर्ली स्टेज होती है, एक तो अर्ली स्टेज होती है और एक उसकी क्या होती है, लेटर स्टेज. लेटर स्टेज. क्लियर? तो अर्ली स्टेज कहो या इसको क्या कहो, पूर्वावस्था. और जो लेटर स्टेज है आप इसको उत्तरावस्था भी कहते हैं, उत्तरावस्था. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कि खोया है जो आपका, जो दूध का जो बनता है जिसे कंडेंस्ड मिल्क भी कहते हैं. तो जब आप खोया बनाना शुरू करते हैं तो क्या है, एक ऐसी स्टेज आती है जो वो कैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ जाता है. तो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी मींस रसक्रिया और आपका अवलेह हो गया. लेकिन जब इस कंसिस्टेंसी में वो आता है रसक्रिया अवलेह में, तो उससे जो पहले की जो स्टेज होती है जिसके अंदर वो खोया पतला रहता है, मृदु फॉर्म में रहता है, मींस उतना वो घना नहीं हो पाता है, उतनी उसकी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है जितनी एक्चुअल में उसको जो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं. तो
तो जो अर्ली स्टेज उसको बोलते हैं, उसी को पूर्वावस्था भी बोलते हैं। तो ये भी कह सकते हो कि जब जो रस क्रिया होती है वो कुछ मृदु होती है या जो पतली जो होती है, उस फॉर्म को क्या बोलना है, पूर्वावस्था। तो मीन्स इसमें जो रस क्रिया है ये आपकी मृदु रहती है और पतली रहती है, ठीक है। और अगर सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी आ गई है, उसके बाद भी अगर आप उसको और ज्यादा पकाते हो तो वो उसकी क्या हो जाएगी, लेटर स्टेज और उत्तरावस्था। जैसे आप खोया बना रहे हो तो खोए की जब जो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी आ चुकी है, उसके बावजूद भी अगर आप उसको और अग्नि पर पकाएंगे तो वो और क्या हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो उसकी क्या हो जाएगी, उत्तरावस्था, और उसको लेटर स्टेज कहते हैं। तो ये जो उत्तरावस्था है इसमें उसको और अधिक गाढ़ा बनाने के लिए आप अग्नि पर भी बना सकते हो, या उसको रस क्रिया बनने के बाद में धूप में सुखाकर भी आप उसको संपूर्ण रूप से गाढ़ा कर सकते हो। तो ये है उसकी रस क्रिया की उत्तरावस्था और लेटर स्टेज। तो जैसे उत्तरावस्था और लेटर स्टेज को क्या बोलेंगे, घन, ठीक है। और अगर पूर्व अवस्था में है तो उसको क्या बोलेंगे, फाणित। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये सब क्या है, चाहे वो फाणित है, रस क्रिया है, अवलेह है, लेह है, प्रास है या घन है, मीन्स ये सभी रस क्रिया के ही क्या है, रूप है। एक तरह से रस क्रिया के ही ये सूक्ष्म भेद है। क्यों, सभी में क्या है, सिर्फ कंसिस्टेंसी का फर्क होता है, अदरवाइज सभी क्या है, उसका जो बनाने का जो तरीका है वो क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए आपको सभी, जो जो आपके सिलेबस पॉइंट में है, तो यहाँ पर सभी मैंने बता दिया है। अब उसमें जो रस क्रिया की जो पूर्व अवस्था है, जिसको फाणित भी कहते हैं, फाणित, या ये कहिए जो मृदु और जो पतली रस क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, फाणित कहते हैं, क्लियर। तो अब फाणित होता क्या है, तो स्पेशली इक्षु रस के द्वारा क्या है, ये निर्मित किया जाता है, स्पेशली इक्षु रस। तो इक्षु जो रस है, पहले गन्ने का रस निकालना है और उसके बाद में उसको किसी कपड़े से छान लेना है और छान कर उसको अग्नि पर सॉलिडिफाइड कर लेना है, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी आने से पहले तक। तो वो क्या होता है, कुछ पतला रहता है, कुछ मृदु फॉर्म में रहता है, जिसे फाणित कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाणित हो गया। अब जो ये फाणित है, एक तो इसकी ये स्पेशलिटी होगी कि एक तो ये क्लियरली इक्षु रस के द्वारा निर्मित किया जाता है, बाकी रस क्रिया अवलेह के लिए या घन आपकी जो कल्पना है, इसके लिए आप किसी भी द्रव्य का क्वाथ स्वरस या हिम कल्पना ले सकते हो, लेकिन फाणित के लिए स्पेशली इक्षु रस का बताया है कि आप इक्षु रस के द्वारा ही फाणित कल्पना का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फाणित हो गया, इक्षु रस के द्वारा ये निर्मित होता है। तो ये जो फाणित है ये करता क्या है, तो जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है, जो ये फाणित है ये क्या करता है, त्रिदोष प्रकोप करता है। ये क्या है, तीनों दोषों को, त्रिदोष का प्रकोप करता है। ये गुरु है और ये अभिसंधि है, गुरु है, अभिसंधि है, और एक सबसे जो बड़ा है ये अवृश्य है, अवृश्य, ठीक है। लेकिन आचार्य भाव प्रकाश ने बताया है कि ये गुरु है, अभिसंधि है, लेकिन ये क्या करता है, वृश्य कारक है, मतलब वृश्य कारक है, आपके शुक्र धातु को बढ़ाता है, और साथ में कफ, कफ जो दोष है उसको भी इंक्रीज करता है, लेकिन वात एंड जो पित्त है उसको क्या करता है, कम करता है। और श्रमनाशक है, श्रमनाशक मीन्स जब बहुत ज्यादा एक्सर्शन करने के बाद में जब आपको जो थकावट हो जाती है उसको कम करता है ये, और साथ में आपका बस्ती का शोधन करता है, ठीक है। तो ये आपका है फाणित कल्पना, क्लियर। अब उसके बाद में फाणित के बाद में है रस क्रिया और अवलेह, जिसे लेह और प्राश भी कहा जाता है। तो अब मैं बताऊंगी आपको डिटेल ऑफ अवलेह कल्पना। तो अवलेह कल्पना की जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन तो ऑलरेडी इसमें आ चुकी है, क्योंकि अवलेह और रस क्रिया दोनों की डेफिनेशन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब इसके बाद में है डेफिनेशन के बाद में उसकी विधि, किसकी, आपके अवलेह कल्पना की, मीन्स अवलेह कल्पना को बनाने की विधि क्या है। तो अवलेह कल्पना की विधि के लिए स्पेशली दो आपके यहाँ पे मेथड फॉलो किए जाते हैं। उसमें जो पहला जो मेथड है उसमें क्या है कि जो भी किसी भी क्वाथ स्वरस या आपके जो हिम कल्पना है उसको अग्नि पर गाढ़ा कर लेना,
अग्नि पर गाढ़ा कर लेना है, और गाढ़ा करने के बाद में उसमें किसी भी मेंशन जो औषधि है उसका चूर्ण मिलाना, ठीक है। लेकिन इस वाली विधि के अंदर जो आपका चीनी है या जो गुड़ है इसको मिलाना अनिवार्य नहीं होता है। जो दूसरी जो विधि है उसमें क्या है कि किसी भी द्रव्य के क्वाथ या आपकी जो हिमकल्पना है या स्वरस है उसको अग्नि पर गुड़ या चीनी मिलाकर चाशनी बना लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी आप औषधि द्रव्य का क्वाथ ले लिया आपने, स्वरस ले लिया या हिमकल्पना आपने ले ली, उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर उसकी चाशनी बना लेना है, और फिर इस चाशनी में क्या करना है, आपको चूर्ण मिलाना है द्रव्यों का। तो ये इसकी दो विधि है, ठीक है। तो जनरली जो सभी प्रकार के जो अवले हैं वो इन्हीं विधि से ही निर्मित किए जाते हैं। स्पेशली जैसे आपका च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश है आपका ब्रह्म रसायन, और आपका कुष्मांड अवले है, कुष्मांड अवले है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिनके बनाने की जो विधि है वो इन दोनों से थोड़ी डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि च्यवनप्राश के अंदर आंवलक की जो आंवला है, ब्रह्म रसायन में हरित की, और कुष्मांड अवलेह के अंदर जो कुष्मांड का जो फल होता है, इन तीनों की जो फल मज्जा होती है, जो पल्प होता है, उसको घी में या तेल में फ्राई करते हैं, और उसके बाद में फिर उसको चाशनी के साथ में मिक्स करके और फिर आपका अवलेह का निर्माण किया जाता है। तो ये एक दो स्पेशल एग्जाम्पल्स है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपने विधि देख ली कि दोनों विधि में क्या करना है, आपका जो क्वाथ आती है उसको अग्नि पर गर्म करना है। तो एक में सिर्फ आपके जो क्वाथ आदि को ही गर्म करना है, इसमें चीनी या गुड़ नहीं मिलाया है, बाद में उसमें चूर्ण मिला देंगे। दूसरी जो विधि है उसमें अग्नि पर क्या है, गुड़ या चीनी मिलाकर क्वाथ आदि के अंदर उसका चाशनी बनाना है, फिर उसके अंदर चूर्ण मिलाना है आपको। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपने देखा, जो चूर्ण जो हम मिलाते हैं वो कब मिलाना है, जब अवलेह को अग्नि से नीचे उतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के अंदर चूर्ण को अग्नि पर गर्म करने का निर्देश नहीं बताया गया है, ये कर्म वर्जित बताया गया है। अतः दोनों भी कंडीशन में अवलेह को अग्नि से पहले नीचे उतार लेना है, फिर वो जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हल्का सा ठंडा हो जाए, तब उसमें आपको बाकी औषधि द्रव्यों का चूर्ण मिलाना है। और अगर कहीं मधु मिलाने की अगर बात है अवलेह में, तो अवलेह जब संपूर्ण रूप से ठंडा हो जाएगा तब उसके अंदर आपको मधु मिलाना है, ठीक है। ओके, अगर और प्रक्षेप द्रव्य की अगर बात करते हैं कि अवलेह में अगर और कोई प्रक्षेप द्रव्य मिलाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सीता, ठीक है, सीता मीन्स चीनी, आपकी जो शर्करा है, तो वो आपको चतुर्गुण मिलाना है, चतुर्गुण। अगर गुड़ मिलाना है तो मिलाना है द्विगुण, और अगर कोई भी द्रव पदार्थ मिलाना है, द्रव पदार्थ, तो अगेन चतुर्गुण, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बता ही दिया है, अगर चूर्ण मिलाना है तो अवलेह को अग्नि से नीचे उतारकर कुछ उसको ठंडा करके फिर मिलाना है, और अगर मधु मिलाना है तो अवलेह के कंप्लीट ठंडा हो जाने के बाद ही उसमें आपको मधु मिलाना है। तो ये है आपके प्रक्षेप द्रव्य, ठीक है। तो ये सारे हो गए प्रक्षेप द्रव्य अवलेह कल्पना के। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अवलेह कल्पना के सिद्धि लक्षण, ठीक है। अवलेह कल्पना सिद्धि लक्षण, तो सिद्धि लक्षण बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि सिद्धि लक्षण होते क्या है। तो अपने आयुर्वेद में जो भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनाने की बात कही गई है आचार्यों ने, तो आचार्यों ने हर एक कल्पना के लिए कुछ सिद्धि लक्षण बताए हैं, जिनके आधार पर ये सुनिश्चित होता है कि जो कल्पना आप बना रहे हो वो अच्छे से बन गई है या नहीं बनी है। तो ऐसे उनको क्या बोला गया है, सिद्धि लक्षण। अगर आजकल मॉडर्न फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करते हैं तो हर एक जो आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशन है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज बताए हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कि जिनके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो आपने प्रिपरेशन बनाई है वो परफेक्ट बनी है या नहीं बनी है,
ठीक है। तो उन्हीं वो जो स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है दैट विल कम्स अंडर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द रेशियो एंड द कास्ट ऑफ दिस, वो आपके सिलेबस का लास्ट पॉइंट है, वो मैं बाद में अपलोड करूंगी। तो अभी सिर्फ सिद्धि लक्षण, हम अवलेह का सिद्धि लक्षण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद पढ़ रहे हैं जो हमारे आचार्यों ने बताया है। तो अवलेह की सिद्धि लक्षण क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक 2 लाइन का श्लोक है वो आप श्लोक कर ले। अपसु मज्जति। तो दिस इज वन श्लोक, 2 लाइन श्लोक है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज 2 लाइन श्लोक फ्रॉम द सारंगधर संहिता 8th चैप्टर, सारंगधर संहिता, कि जब आप अवलेह बना रहे हो तो अवलेह के सिद्धि लक्षण क्या है, मीन्स किन सिम्टम के बेस पर आप ये कंफर्म करेंगे जो आप अवलेह बना रहे हो वो बन चुका है और परफेक्ट क्वालिटी का बना है। तो इसमें जो फर्स्ट है सुपक्व, मीन्स सुपक्व मीन्स अच्छे से पका है या नहीं पका है, इस बात की कंफर्मेशन के लिए आचार्यों ने बताया है। जो फर्स्ट जो लक्षण है दैट इज तंतुमत्वम फर्स्ट। तो तंतुमत्वम मीन्स क्या है, तंतु मीन्स थ्रेड, कोई भी थ्रेड लाइक जो कंसिस्टेंसी होती है। तो जैसे ही अवलेह के अंदर हम कोई भी सेप्टुला या कोई भी चम्मच हम जब डालकर अवलेह को उठाते हैं तो जो वापस जब गिरता है तो थ्रेड लाइक कंसिस्टेंसी के साथ वापस गिरता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाशनी बनाते हो, तो जब चाशनी को जब 2 हाथों के बीच में लेकर ऐसे अप एंड डाउन करते हैं तो बीच में क्या है आपको थ्रेड लाइक कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। तो वो सेम जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी अवलेह कल्पना में आनी चाहिए। तो दैट इज तंतुमत्वम, जो फर्स्ट लक्षण है। जो दूसरा लक्षण है दैट इज अपसु मज्जति। तो अपसु मीन्स क्या है आपका वाटर, कि मीन्स जब भी आप अवलेह का थोड़ा सा मात्रा लेकर जब पानी में डालते हो तो पानी में क्या है फैलता नहीं है, वो एक जगह पर श्रिंक हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है, दैट इज अपसु मज्जति। तीसरा जो है उसका खरत्वम। खरत्वम का मतलब क्या है, जब आप अवलेह को टच करते हो तो आपको रफिश, उसकी जो सरफेस है वो रफिश फील होती है आपको। जो फोर्थ है दैट इज पीड़ित मुद्रा। तो पीड़ित मुद्रा लक्षण का मतलब क्या है कि जब भी आप अवलेह के अंदर अवलेह को आप लेकर अपने थंब और आपकी जो फिंगर है इसके बीच में जब उसको प्रेस करते हो तो जो आपकी जो रेखा की जो ये आपकी फिंगर प्रिंट्स है, जो मुद्रा है, ये उसके ऊपर छप जाती है, उसके ऊपर आ जाती है, दैट इज पीड़ित मुद्रा। और जो फिफ्थ जो लक्षण है दैट इज गंध वर्ण रसोद्भव, मीन्स जिन द्रव्यों के द्वारा अवलेह बनाया गया है उन द्रव्यों के जो गंध वर्ण और जो रस है वो अवलेह में आ जानी चाहिए। तो ये है अवलेह के सिद्धि लक्षण, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बहुत जरूरी है और इसको परफेक्टली आपको देखना है। ओके जो नेक्स्ट है दैट इज मात्रा। तो अवलेह की मात्रा आचार्य शारंगधर ने बताई है 1 पल, ठीक है, और आचार्य यादव जी ने बताई है 1 कर्ष। लेकिन नावेडेज जो आजकल का जो खान पान है और जो लोगों की जो डाइजेशन कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू दैट नावेडेज जो अवलेह की जो सामान्य जो मात्रा है वो हम 1 से 1 to 2 कर्ष मानते हैं। तो ये है उसकी सामान्य मात्रा, और जो ये मात्रा है दैट इज टोल्ड इन आवर शास्त्र। तो दिस इज फ्रॉम आचार्य शारंगधर एंड दिस इज फ्रॉम आचार्य यादव जी। ओके सो नेक्स्ट है आपका अनुपान, ठीक है। तो अगर अवलेह के अनुपान की बात करते हैं तो फर्स्ट तो है दुग्ध, नेक्स्ट इज द इक्षुरस, यूष और यूष एंड विविध औषधि क्वाथ, विविध औषधि क्वाथ
और आप ये कह सकते हो कि जो अवलेह का अनुपान है वो क्या है, विविध रोगानुसार। मीन्स आप अवलेह को कौन से रोग के लिए उपयोग कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डिसाइड द अनुपान ऑफ अवलेह। क्लियर? ओके, सो आफ्टर अनुपान नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स, अवलेह के एग्जाम्पल्स। तो अवलेह के एग्जाम्पल्स है जैसे फॉर एग्जाम्पल वासा अवलेह, ठीक है, च्यवनप्राश, कुष्मांड अवलेह, ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट है कुष्मांड अवलेह और का व्याघ्र हरिद्री। ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, आपके अवलेह कल्पना के। तो इनमें जो एक या दो का मैं आपको जनरली बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। एक तो अवाश्य अवलेह है, दैट इज द जनरल विधि जो मैंने अभी बताया। जो च्यवनप्राश है ये थोड़ा अभी बताया मैंने, थोड़ा स्पेसिफिक इसकी विधि आती है। सो जो इसके एग्जाम्पल्स के जो डिटेल है वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, और आपका जो साथ में घन जो कल्पना आपका रह गया है वो, और अवलेह के जो एग्जाम्पल्स है ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो विद दिस योर टोटल रसक्रिया और द अवलेह चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।